अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही खास प्रोग्राम लेकर आए हैं। मैं इस वक्त चविंडा में मौजूद हूं और मेरे दोनों तरफ जो मैदान आप देख रहे हैं, ये चविंडा का वो तारीखी महाज है जहां पर आज से ठीक 50 साल पहले यानी सितंबर 1965 में पाकिस्तान और भारतीय फौज के दरमियान वो लड़ाई लड़ी गई जिसे दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जाता है। दोनों तरफ से टैंक आमने सामने इस मैदान में हुए और भारतीय फौज जो इस तरफ से हमला आवर हुई, 4 डिवीजन भारतीय फौज थी जिसने हमला किया और इस तरफ पाकिस्तान की सिर्फ एक ब्रिगेड फौज थी जिसने भारतीय फौज को इस मैदान में ना सिर्फ रोके रखा बल्कि इस कदर नुकसान पहुंचाया कि वो यहाँ से आगे ना जा सका। 180 भारतीय टैंक थे जो कि इसी मैदान में तबाह कर दिए गए। 575 भारतीय फौजी थे जो यहाँ मारे गए। 693 वतन के बेटे ऐसे भी थे जिन्होंने इस मैदान में जामे शहादत नोश किया। भारतीय मंसूबा तो ये था कि यहाँ से वो आगे जाते लाहौर और सियालकोट के दरमियान जो सप्लाई लाइन थी उस सप्लाई लाइन को काट देते, मगर ऐसा हो ना सका। यहाँ पर जो लड़ाई हुई वो बड़ी घुमसान की लड़ाई थी। फ़िज़ाइया ने इसमें हिस्सा लिया, टैंक तो शरीक थे ही जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके साथ साथ इन्फेंट्री भी इस लड़ाई में शरीक थी। 10 बदस्त यहाँ पर सिपाहियों के दरमियान इस मैदान के अंदर लड़ाई होती रही और ये लड़ाई ऐसी थी कि 8 सितंबर को यहाँ पर हमले शुरू हुए भारतीय फौज की जानिब से और 21 सितंबर तक ये हमले जारी रहे। ये महाज पूरी जंग में गर्म रहा और कहते हैं कि इसी महाज ने फैसला किया कि सितंबर 1965 की जंग पाकिस्तान के नाम रहेगी या भारत के नाम। पाकिस्तान ने इस जंग में जो कामयाबी हासिल की वो इस मैदान की वजह से भी है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इस जंग के हवाले से बताएंगे। इस मैदान में हम आपको लाए हैं, ये मैदान भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इस मैदान में लड़ने वाले सिपाहियों से भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और कुछ मकामी लोग भी हमारे साथ होंगे जिन्होंने अपनी आंखों से इस मैदान में इस जंग को होते हुए देखा है। उनकी बात भी आपको सुनवाएंगे और सबसे ख़ास बात कि जिस ब्रिगेड ने इस मैदान में अब पाकिस्तान का दिफा किया, उस ब्रिगेड के अब जो सिपाही हैं उनसे भी हम आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि वो इस जंग के हवाले से और सितंबर 1965 के हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त हम आपको जिस मैदान में लेकर आए हैं ये वो मैदान है जहां पर चविंडा की जो सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई थी वो लड़ी गई थी। ताहद्दे निगाह ये मैदान फैला हुआ है। अभी तो यहाँ पर कुछ न कुछ आबादी आ गई है, मगर आज से 50 साल पहले जब सितंबर 1965 में इस मैदान में पाकिस्तान और भारत के टैंक आमने सामने थे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैदान ही था। ये इस तरफ बॉर्डर है जहाँ से भारतीय यलगार हुई, जहाँ से अटैक हुआ और ये वो मैदान था जिसमें एक तरफ पाकिस्तानी टैंक थे, पाकिस्तान की फौज थी और दूसरी तरफ जो है वो भारतीय फौज थी और यहाँ पर वो लड़ाई हुई कि जिसमें मिलिट्री हिस्ट्री जो है वो लिखी गई। मेरे साथ उस ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर जाहिद नसीम अकबर मौजूद हैं और इससे इनकी जो ब्रिगेड है उसे चविंडा ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता है और ये वही ब्रिगेड है जिसने इस मैदान में दुश्मन का सामना किया था। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया। मैं कुछ बहुत सारे सवालात हैं मगर आगाज़ करूँगा इलाके के हवाले से। चविंडा का दिफा सितंबर 1965 में कितना ज़रूरी था हमारे लिए? इसकी ज़रूरत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि जब भारत का यहाँ पर हमला शुरू हुआ तो उस वक़्त ब्रिगेड कमांडर को 2 दिन के बाद जब पता लगा कि कितनी फोर्स आ रही है, उस वक़्त इंडिया का एक आर्मर डिवीज़न और 3 इन्फेंट्री डिवीज़न जो है वो इस डायरेक्शन से, इस साइड से आ रहे थे। अब ये चीज़ जब जूं यहाँ हुई और जूं इस हमले की नोयत का पता लगा तो हमें एहसास हुआ कि जी के भारत के ज़हन में इस इलाके को कब्ज़े में लेना जो है उनका एक इरादा बन चुका है। और ये बात तब पता लगी, तब इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ जब सदर पाकिस्तान अयूब खान
ने फ़ोन किया ब्रिगेड कमांडर को यहाँ पर, ब्रिगेडियर अली मलिक उस वक्त कमांडर थे यहाँ पर, और उनको कहा कि कमांडर ये जंग पाकिस्तान की जंग है, तुमने यहाँ से हिलना नहीं है। उस वक्त एक और मज़े की बात ये हुई कि इनिशियली ये समझा गया कि जी कि शायद हमला जो है वो जसर साइड से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ एक यूनिट 3FF को अच्छा। यहाँ पर छोड़ के ब्रिगेड को मूव कर दिया गया दूसरी साइड के ऊपर, अच्छा, और हमला मेन जो है वो यहाँ से आ रहा है। 30 किलोमीटर का इलाका जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, और ब्रिगेड ने ये सामने जो है हम इस वक्त चारवा के बिल्कुल मुजाफात में खड़े हैं, ये लाइन तकरीबन बनती थी जहाँ पर ब्रिगेड ने डिफेंस लिया। अच्छा, कमांडर ने अपना ब्रिगेड क्वार्टर जो चुंडा के बीच में लगाया। यहाँ पर एक टेकरी है जो कि अभी तो मकानों के बीच में घिर गई है। अच्छा, उस वक्त ये टेकरी जो है वो चुंडा का एक हद थी उसकी। इस टेकरी के ऊपर कमांडर जो है ये साथ ही टावर भी बना हुआ है। ये जो सामने मेरा ख्याल है, अगर देखने वालों को हम दिखा सकें, ये सामने जो दरख्त नजर आ रहे हैं, ये एक थोड़ा सा हाई वेंटेज पॉइंट था, और यहाँ पर जो है वो कमांडर उस वक्त के मलिक अब्दुल अली जो थे वो खड़े होकर उन्होंने यहाँ से उनको पूरा ये इलाका नजर आ रहा था। पहला जो उनका आपस में इंटरेक्शन हुआ, जो हमला हुआ, टकराव हुआ, वो 11 को हुआ। अच्छा, 11 को हमारे कमांडर को ये एहसास हुआ कि ये हम लोग तो बहुत हेविली आउट नंबर्ड हैं, अच्छा, और अगर हम इतनी छोटी फोर्स के साथ इस एक ब्रिगेड के साथ यहाँ पर बैठ के दफा करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो या तो यहाँ पर बैठ के दफा किया जाए और अपनी जानों का नजराना पेश किया जाए। दूसरा तरीका ये था कि इस जगह को छोड़ के किसी बेहतर लाइन को जाके पकड़ा जाए और ये चुंडा को छोड़ दें, दुश्मन के हवाले कर दीजिए। सो ही वेंट फॉर द थर्ड ऑप्शन। वो तीसरी ऑप्शन की तरफ गए, और वो ऑप्शन ये थी कि जी कि हमने ना दिफा करना है, ना हमने पीछे जाना है, हमने हमला करना है। अच्छा। लेकिन 250 टैंक्स जब यहाँ पर बारी बारी एक वेव के बाद दूसरी वेव में आए, पहली वेव 11 सितंबर को आई, उसको रोका गया, फिर हमला किया गया, उनको ऑल द वे उनको पीछे चारवा की तरफ पुश किया गया। चारवा तक पुश करने के बाद उनको फिर समझ नहीं आ रही थी, 2 दिन तक उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा संभाला, उन्होंने दोबारा हमला किया। अगेन हमारा ब्रिगेड जो है वो पुश बैक हुआ चुंडा तक। अच्छा, चुंडा के ऊपर आके लोगों ने कहा कि नहीं, दिस इज द लाइन जो कि हमें अच्छा, ये जो ब्रिगेडियर साहब, ये जो लड़ाई थी ये बड़े लंबे अरसे तक चली। 8 से यहाँ पर फौजें जमा होना शुरू हो गई, अटैक होना शुरू हो गए, और फिर जब तक जंग बंद नहीं हो गई, ये वो फ्रंट था, ये वो महाज था जो कि गर्म ही रहा। अब मुझे थोड़ा सा ज़रा आपसे बात करनी है। आपने भी जिक्र किया जो ब्रिगेड कमांडर उस वक्त थे मलिक अब्दुल अली, उन्हें कहा जाता है कि वो इस जंग के हीरो हैं, और उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल निसार साहब का नाम लिया जाता है। तो क्या उनके बारे में थोड़ा सा ज़रा बताइए कि उनका इस जंग के हवाले से किरदार क्या था, और उनकी अंडर कमांड जो है ब्रिगेड ने किस तरह से ये मार्का किया कि इतने कलील तादाद में होने के बावजूद दुश्मन को रोके रखा। जब मैंने इस ब्रिगेड की कमांड संभाली तो मेरे पिछले कमांडर ने मुझे बताया कि जी कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीट, एंड इट्स द सीट जो कि ब्रिगेडियर अली की है। इस ब्रिगेड का कमांडर जो है उसने 1965 में इतने ऑड्स का सामना किया, और उसकी एक पर्सनालिटी थी जिसने बाकी तमाम सोल्जर्स को और यूनिट्स को ये मैसेज दिया कि अगर he could be seen standing over there, he could be seen there and he would not go inside a bunker or something like that. अच्छा, तो ये जब जंग हो रही थी, जब यहाँ पर टैंकों की जंग हो रही थी, तो वो वहाँ पर खड़े हुए थे। ओके, तो वो देख रहे होते थे कि जी कहाँ पर क्या क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। आप अजीज भट्टी को देखें, चाहे आप ब्रिगेडियर अली को देखें, तो वहाँ पर ये मैसेज जो है जब ट्रूप्स को जाता है तो ये उस वक्त के जो सीओस थे और उस वक्त के जो कमांडर्स थे, उनकी स्पिरिट थी जो कि इस बैटल के पीछे, इस कामयाबी के पीछे बेसिकली वो थी। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर जाहिद हमारे साथ मौजूद है और इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और मेरा ख्याल है एक चीज़ जो कि बड़ी वाज़ेह है जो कि उन्होंने कही कि जब कौम और फौज एक साथ हो तो फिर जंग जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और शायद यही हुआ चविंडा के इस महाव में। जब टैंक आमने सामने हुए तो ना सिर्फ फौज यहाँ पर खड़ी थी, बल्कि चविंडा का ये जो शहर था ये भी यहाँ पर खड़ा था। और सबसे ख़ास बात कि ये वो जंग थी जिसने भारतीय फौज के मोरल पर, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बात की, बड़ा एक गहरा असर डाला कि वो ये महाज ना छीन पाए अपनी तमाम तर कुव्वत के बावजूद भी। हम चविंडा के मैदान में मौजूद हैं और इस मैदान में
हम एक ऐसे साबिक फौजी को लेकर आए हैं कि जो कि चविंडा की लड़ाई में लड़ा है, चविंडा की लड़ाई में शरीक था और वतन के दिफा में उस वक्त आज से 50 साल पहले इसने अपना किरदार अदा किया था। मेरे साथ मौजूद हैं सूबेदार महबूब हुसैन साहब, और सूबेदार महबूब हुसैन साहब जो है वो आज इस मैदान में वापस आए हैं जहां पर आज से 50 साल पहले वो उस तरफ से जो दुश्मन आ रहा था भारत, उसके साथ नबर्द आजमात है। मुझे महबूब साहब थोड़ा अपना बताइए, आप कहाँ पर आप तैनात थे और क्या आपका उस वक्त आपका रोल क्या था? हमारा रोल ये था कि हमारा काम था दुश्मन के एडवांस को रोकना, और वो जो जिस तरीके से आ रहे थे उनके टैंक और उनकी आर्मी और जो इतने यानी ज़बरदस्त यलगार के साथ। अच्छा, उस वक्त आपकी एज कितनी थी, उम्र कितनी उस थी? वक्त मेरी एज तकरीबन जो है ना ये 19 साल थी। अच्छा, अब ये पूरा मैदान उस वक्त जो है वो सामने था। मैं चाहता हूँ ज़रा आपको ज़रा बताएं, ज़रा समझाएं कि किस तरह से जो है वो वहाँ से टैंक आ रहे थे। आपकी ड्यूटी किस जगह पर थी इस मैदान में? मेरी ड्यूटी थी ये जो साथ वाला पुल है इस तरफ, उसके जंगल नज़र आ रहा है यहाँ से, उस जंगल के आगे एक नाला है, नाले के ऊपर हमारा डिफेंस था। तो उस वक्त जो है ना ये हमें हुक्म मिला कि ये दुश्मन जो है ये यार है, इसको यहाँ हर हालत में रोकना है, चविंडे शहर के अंदर दाखिल नहीं होने देना है। मगर ये तो बड़े दिन चलते रहे थे। अब 180 टैंक तबाह हुए थे दुश्मन के, और ये 8 सितंबर से हमले शुरू हुए और जब तक जंग बंद नहीं होगी तब तक ये हमले जारी रहते यहाँ पर। तो फिर किस तरह से दिन रात यहीं पर थे? दिन रात हम यहाँ पर थे और रात दिन हम लड़ते रहे। अच्छा, उस वक्त ये अब मामला हो गया था कि जब हमने वो टैंकों की यलगार को तोड़ा, उसके बाद एयर फोर्स वाले आए, उन्होंने उनको फायरिंग की, आग लगाई। वो फिर दुश्मन जो है ना उन्होंने घबरा कर वो टैंकों को छोड़ दिया। अल्लाह के फजल से जब हमने उनको रोका और उनको हमने मारना शुरू किया, तो फिर जो लोग उनके हम कैदी बनाते थे तो वो हमसे पूछते थे कि यार ये बताओ कि जो इधर वो सबज पिरोने वाले उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, सफेद दाढ़ियों वाले, तलवार हाथ में आई, वो फौज कौन सी है? कि आप लोग तो हमें नजर नहीं आते हैं, वो ज्यादा नजर आते हैं। तो आप लोग जब हमें गिरफ्तार करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम तो गिरफ्तार हो गए, तो वो फौज कौन है तुम्हारी? हमने कहा कि ये हमारा अल्लाह है। यहाँ पर कुछ लोगों ने, लोकल लोगों ने भी बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो साथ जब पाक फौज उस वक्त लड़ रही थी तो साथ जो है वो सबज चोगे वाले भी नजर आते थे। बिल्कुल नजर आ रहे थे। तो फिर जो है ये 9 तारीख को हमने जाकर आगे थाना फलोरा वाली टेकरी जहाँ पे उन्होंने उनकी इन्फेंट्री ने डिफेंस लगाया हुआ था उसके ऊपर हमला किया, उसको हमने फतह किया, वहाँ से भागे और आगे निकल गए। मुझे थोड़ा सा ये बताएं, ये कहा जाता है कि फौजें जो है वो एक दूसरे से संगीनी लड़ाई जो है वो वहाँ पर संगीनी लड़ाई इस किस्म की हुई कि वो 5-6 बंदे जो है ना हमारे एक जवान के ऊपर झपटे थे, और हमारा तो एक ही सिर्फ तो है ना ये मसला था कि पाकिस्तान जो है ये हमारा मुल्क है, इधर हम रहते हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, और उधर तक इनका जो है नापाक कदम नहीं जाने देना है किसी सूरत में भी, चाहे हम शहीद हो जाएं या जिंदा रहें। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, आपके अपने साथी जो आपके साथ लड़े थे वो भी शहीद हुए इस जंग में? जी हाँ, जब हम एडवांस कर रहे थे, हमला कर रहे थे, तो उस वक्त जो है ना ये हमारा एक शहीद जो है ना वो शैलिंग से एक शहीद हुआ, फलोरा जो है ये थाना है इसके थोड़ा आगे, और कोई 3 आदमी जो है वो मोर्चे के अंदर उनके जो है बम गिरा, और वो उनके रॉकेट लॉन्चर का मोर्चा था, उसके बीच में जो रॉकेट थे वो भी साथ फट गए, और वो जो है ना 3 जवान हमारे जो है ना नायक नज़ीर, गुलाम खान सिपाही और सिपाही मुजफ्फर तीनों शहीद हो गए थे। अच्छा, जो लोकल थे, जो आम लोग थे, वो यहाँ पर थे जब जिस वक्त लड़ाई हुई? उन्होंने भी कहा जाता है कि वो भी फौज के साथ साथ लड़े थे। बहुत ज्यादा उन्होंने हेल्प की है, क्योंकि वो जो आगे वाले जितने गाँव हैं, मनियाला है, कोटदाना है, डुगरी है, डुगरा वाली है, आगे जो चारवे तक जितने गाँव हैं ये इधर आ गए थे लोग, और वो ही लोग फिर जो है ना ये हमारी मदद को लिए जाते थे, हमें हर चीज़ पहुंचाते थे वहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका महबूब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और ये सिर्फ उस लड़ाई, उस सिपाही की दास्तान है जो कि इस लड़ाई में उस वक्त मौजूद था जब 8 सितंबर के बाद से भारत ने यहाँ पर हमले शुरू किए। और ये लड़ाई सिर्फ एक वक्त की नहीं थी, एक दिन की नहीं थी, एक रात की नहीं थी, बल्कि कई दिन और रात ये लड़ाई जो है वो जारी रही, और वतन के यही बेटे थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। और इसी वजह से सितंबर 1965 में जब ये जंग हुई तो भारत
ये लकीर जो है वो अबूर ना कर सका। चविंडा में जो टैंकों की लड़ाई हुई, इसे दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई कहा जाता है। ये मेरे पीछे जो आप टैंक देख रहे हैं, ये सेंचुरियन टैंक है और ये भारतीय टैंक है जो कि चविंडा की लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ने कैप्चर किया था। चविंडा की लड़ाई टैंकों की बहुत बड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई में भारत की जानिब से जो टैंक हिस्सा ले रहे थे, पाकिस्तानी फौज ने उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। बहरहाल ये सेंचुरियन टैंक जो है वो आज भी हमारे पास मौजूद है। इस चीज की यादगार है कि टैंकों की इस लड़ाई में पाकिस्तानी फौज ने भारतीय फौज को शिकस्त दी थी। बहरहाल मेरे साथ कैप्टन अदनान जो है वो मौजूद हैं और उनसे हम ज़रा बात करेंगे, ज़रा पूछेंगे कि इस लड़ाई के अंदर जो टैंकों का किरदार था वो किस तरह से था। अदनान, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि अगर चविंडा की लड़ाई को हम देखें, जो पाकिस्तानी साइड थी और पाकिस्तानी साइड पर जो टैंक थे और भारतीय साइड पर जो टैंक थे, क्या उनका किस तरह से कंपैरिजन किया जाता है? देखिए, अगर कंपैरिजन की बात करें तो उसमें आपको एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी फोर्स कंपोजिशन क्या थी, इंडियन फोर्स कंपोजिशन क्या थी। हमारा यहाँ पे मेनली वी हैड ओनली वन ब्रिगेड, 24 ब्रिगेड था। उसके अंदर हमारे पास एक आर्मर रेजिमेंट थी, दैट वाज 25 कैवलरी। ठीक। हमारे ऊपर जो अटैक आया था दैट कंपोज्ड ऑफ वन कोर जिसमें 4 डिवीजन थे, उसमें एक मेन उनका आर्मर डिवीजन था। अच्छा। तो वी कैन से कि वी वर नॉट इवन 1/6 इन टर्म्स ऑफ आर्मर। मशीनरी की जब ऐसे बात आपने की है, सेंचुरियन टैंक थे उनके ये पास। सेंचुरियन टैंक था ये? बिल्कुल, ये सेंचुरियन टैंक था उनके पास। इसका कैलिबर अच्छा था। मशीनरी की बात करें तो 17 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हुए थे। इंडिया के पास अच्छी मशीनरी थी, अच्छे टैंक से, हमारी इक्विपमेंट का कंडीशन भी इतनी अच्छी तो फिर ये मुकाबला हुआ कैसे कि एक फौज जिसके पास ना तो वो मतलूबा तादाद थी और ना ही वो टेक्नोलॉजी थी कि जो अटैक हो रहा था भारतीय फौज की तरफ से, जो हमला किया जा रहा था, उसके सामने वो दीवार बनकर खड़े हो गए? देखिए, बात फिर वही आती है कि शहादत है मतलूब है मकसूद है मोमिन। ठीक है, वो बात है मुसलमान एक जज्बे के तहत लड़ता है। पाक फौज जिसने भी ये वर्दी पहनी है, जो भी किसी रैंक किसी कैपेसिटी में भी कोई भी आता है, तो उसका मकसद यही होता है कि उसने जंग लड़नी है जज्बे के साथ। ठीक। उसमें आपकी तादाद नहीं आती कि हमारे पास मशीनरी क्या है, तादाद क्या है। वहाँ पे आपका जज्बा मैटर करता है और ऑफ कोर्स जो आपकी कमांड है। अब मजे की बात ये कि नॉर्मली आर्मी में होता है कि एक रेजिमेंट के पास एक ही तरह के टैंक्स होते हैं। ठीक। अब उस वक्त की बात है कि 65 पे 25 कैवलरी के पास 3 डिफरेंट कैलिबर्स के 3 डिफरेंट टाइप्स के टैंक्स थे। ये सबसे बड़ा डिसेप्शन बना एनिमी के लिए। उन्हें इस चीज़ की वो समझ ना सके कि यार आया हमारे सामने एक रेजिमेंट खड़ी है या एक ब्रिगेड है या मे बी इनका पूरा डिवीजन है जो हमारे ऊपर काउंटर अटैक लॉन्च कर रहा है। उन्हें कुछ इस चीज़ की समझ ना आ पाई। अच्छा, ये अब जो टैंक वॉरफेयर है और टैंकों की जो लड़ाई है, ये हमने वहाँ से कैप्चर किया है, कितना इम्पोर्टेंट है अगर वॉरफेयर में देखें, और खासकर जो इस तरह का टेरेन है, जिस तरह के वर्किंग बाउंड्री के साथ साथ वाला इलाका है या नीचे जो हमारा बॉर्डर है पंजाब वाली साइड पे, वहाँ पर कहा जाता है कि ये वेपन है मेन सोर्स ऑफ फायर पावर टैंक की। अच्छा। आर्मर जहाँ ये टैंक्स हैं, इन्हें किंग ऑफ बैटलफील्ड वैसे तो नहीं कहा जाता, इसी वजह से कहा जाता है कि टैंक है तो दहशत है, क्योंकि फायर पावर मेन यही है। आपका टैंक है, आपका टेरेन अगर देखा जाए, ये प्लेन्स ऑफ पंजाब है या साउथ की तरफ आप चले तो टैंक आएंगे तो आपके पास मैन्यूवरेबिलिटी है। अच्छा। नो डाउट कि इन्फेंट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इन्फेंट्री ने साथ जाके एरिया कैप्चर करना है, बट विदाउट टैंक सपोर्ट आप किसी पे आप अपना एम अचीव नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। आपका नाम ने मेरे ख्याल है जिस तरह से बात की कि मेन सोर्स ऑफ फायर जो है वो ये टैंक ही होते हैं। ये टैंकों का जो रोल था खासकर सितंबर 1965 की जंग में, वो यही रोल था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारतीय फौजें जब आमने सामने हुई और जब टैंकों की लड़ाई हुई, तो उसके बाद ये चविंडा की जो जंग थी, इसने 65 की जंग में बहुत फैसला कुन किरदार अदा किया, क्योंकि सियालकोट और इसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर किसने झंडा गाड़ना था, वो चविंडा की लड़ाई ने उसका फैसला किया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं इस वक्त यादगार शोहदा चविंडा में मौजूद हूँ और चविंडा की लड़ाई जो हुई उसकी यादगार यहाँ पर तामीर की गई है। इस यादगार पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ उस वक्त के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे कि 1965 में जब ये लड़ाई हुई तो फिर उस वक्त इन लोगों ने क्या देखा। मेरे साथ मौजूद है रहमतुल्लाह भट्ट साहब और इनकी भी माशाल्लाह उम्र काफ़ी है, वैसे 80 साल इनकी उम्र है, और बाबा न्याज जो कि इस गांव के गोरकन भी हैं और उस वक्त इन्होंने भी अपनी आंखों से ये लड़ाई देखी, वो भी मेरे साथ मौजूद है। मुझे पहले मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताइए कि उस वक्त क्या माहौल था, आपने क्या देखा, लड़ाई किस तरह से हुई, मुझे कुछ ज़रा उस वक्त के हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लड़ाई से आप जो इंडिया ना उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की है,
जब उन्होंने लड़ाई का प्रोग्राम तो कोई नहीं था इधर इस इलाके में, उन्होंने कहा हम जो भी महाज इनका कमज़ोर होगा ना हम उनके ऊपर हमला करेंगे। अच्छा, ये महाज उन्होंने कमज़ोर समझा। इस महाज पे उन्होंने सुबह के 4:30 बजे पहला हमला जो उन्होंने किया, उस वक्त हम बीनी खतराल एक गाँव है उस गाँव में थे। अच्छा, जब उन्होंने हमला किया हम लोग 32 आदमी थे। उनके जो टैंक थे उनके ऊपर परचम जो था हमारा पाकिस्तानी लहरा रहा था छोटे तबके में। अच्छा, जो हमारे मेजर जैकम साहब से उन्होंने बोला भी ये तो पाकिस्तानी टैंक है यार, ये तो कि सुबह सुबह इन्होंने हमला कर दिया हमारे ऊपर। वो एक जवान दो चेक किया। अच्छा। उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने वो उनको ब्रश मार के मार दिया। फिर हमें पता लगा कि ये इंडियन टैंक है। तो यहाँ तक पहुँच गई थी? ना ना, यहाँ तक नहीं, अभी वो वहाँ ही हैं। अच्छा, हम लोग वहाँ से मूव करके गडगोर एक गांव है काले लिया इधर है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो आते गए आगे आते, क्योंकि इधर आर्मी हमारे इस मुहाज पे है ही नहीं थी। अच्छा, मगर हमारे जो गांव के लोग थे उनके जो जज्बात थे वो आर्मी से भी ज़्यादा मजबूत थे। तो फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो फिर जो आप गाँव के लोग थे उन्होंने किस तरह से फिर क्या उन्होंने मदद की फौजियों की? पाकिस्तानी को उन्होंने ऐसा हैंडल फौज को किया कि खाने लेके जा रहे हैं, मिनेशन, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हमको मिनेशन दे रहे हैं। अच्छा, वो उनसे हर तरह का तामन कर रहे हैं, खाने का, पीने का और उनके आराम का। मैं अब चाहता हूँ जरा बाबा नियाज से भी बात हो जाए। बाबा जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੋ ਮਚਾ ਲਿਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਣ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਸੀ ਲੱਗੀ ਰੱਥੇ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੇਟੋ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੋ ਤੇ ਬਾਵੇ ਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੈਨ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰੇ ਉੱਤੇ ਘਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲੋਰੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਕਨ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਦਫਨ ਨੇ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੈਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੈਲ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹ शहीदान को दफन किया। ਫੌਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਖੁਦ ਕਮਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਟਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। अगर आपसे भी ज़रा दोबारा पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए कि बड़े जो है वो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने ऐसे लोगों को भी लड़ते देखा जिन्होंने सब्ज़ लिबास पहन रखे थे। या इंडियन एयरफोर्स के जवान वो कहते थे यार ये बम इधर पहनने, ये इधर क्यों गिरते हैं, इधर पहनते हैं, इधर क्यों गिरते हैं। नीचे हम लोग देखते हैं जैसे सब्ज़ फौज के झुंड लगे हुए हैं, बहुत फौज आई हुई है। ये तो लाहौर दरियाए रावी के ऊपर भी जो सिख एक आया था पायलट, उसने खुद इस बयान दिया था। सही, चले आपका बहुत शुक्रिया बाबा नियाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल ये कुछ लोकल्स हैं और ये मिथ्स भी इस लड़ाई के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के मकामी लोगों का ये कहना है कि वाकई उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं। और फिर अभी जिस मज़ार का मकामी लोगों ने इतनी अच्छी रिफार्स दिया है फौज को कि मिसाल अभी वो मिल नहीं सकती। बहरहाल यहाँ पर जो है ये गुफ्तगू आपने इनकी सुनी और कुछ और भी लोग हैं, ये तो वो हैं जिन्होंने इस जंग को अपनी आंखों से देखा है और उसका अहवाल आपको सुनाया, मगर कुछ और भी लोग जो इस गांव के मौजूद हैं, क्योंकि बॉर्डर का करीबी इलाका है, वो आए दिन इस तरह की सिचुएशंस का सामना करते रहते हैं। उनकी भी बात हम आपको सुनवाएंगे इस ब्रेक पर जाने से पहले। ज़रा उनकी भी बात सुनते जाइए और फिर ये ब्रेक लीजिए। हमारे ऐसा जज्बा था उन लोगों में, सिविल में ऐसा जज्बा था कि हर एक बच्चा बड़ा बूढ़ा अपनी जानें देने के लिए कुर्बान था। आज भी हम इस मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। आज भी ये बावर करा देना चाहता हूँ कि आज भी हम अपने अबू जदाद की तरह आज भी उनके दांत खट्टे करेंगे। जब चाहे वो हमें ललकार के देख ले, इंशाल्लाह हम उनको उनके टैंकों समेत भगा देंगे इधर, क्योंकि उन्होंने पहले भी इधर टैंक छोड़ के भागे थे जो कि इधर मौजूद है सेंचुरियन। उनकी आर्मी जो थी 600 टैंक का हमला करने के लिए आई हुई थी, उनके ख्याल में वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ के लैंड ऑफ ब्रेव्स, यहाँ के जो सरजमीन के बहादुर सिपाही थे, उन्होंने अपने सीने पे बम बांधे, उन टैंकों के नीचे चले गए और जामे शहादत नोश किया। मुझे लगता है इंडिया वाले अपनी दास्तानें जो है वो भूल गए हैं
अपने निशानी इबरत को भूल गए हैं। अगर आज भी उन्होंने यहाँ हमारे सेक्टर पे वही गलती दोबारा दोहराने की कोशिश की तो उम्मीद है उनका पहले से बदतर हाल किया जाएगा। इंशाल्लाह हमारे जज्बात उसी तरह हैं, हम शहीद होने के लिए भी तैयार है और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। प्रोग्राम में बात हो रही है चविंडा की लड़ाई की, और चविंडा की लड़ाई जो पाक भारत टैंकों के दरमियान थी उसमें पाकिस्तान की इन्फेंट्री का भी उतना ही किरदार था, और पाकिस्तान की इन्फेंट्री का इस लड़ाई में जो किरदार था उसके हवाले से बात करने के लिए इस वक्त 41 पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद तशबीहुल हसन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। तशबीहुल हसन, मुझे पहले तो ये बताइए कि जो चविंडा की लड़ाई जिसका बहुत हवाला दिया जाता है और 65 की जंग में कहा जाता है कि बड़ी डिसाइसिव बैटल थी, इन्फेंट्री का इस लड़ाई में क्या किरदार था? हमने चविंडा में दिफाई जंग लड़ी और उस दिफाई जंग का जो आगाज हम पे मुसल्लत की गई इंडिया की तरफ से 8 सितंबर को, तो इन्फेंट्री बहुत छोटे तादाद में मौजूद थी। बहुत कम लोग थे वहां पर उस वक्त, बहुत कम लोग थे, और यानी कि आप कह सकते हैं 2 कंपनीज थीं, और उन 2 कंपनीज ने जो फर्स्ट ऑनस्लॉट है जो कि पहला हमला था। कंपनी में अंदाजन कितने लोग होते हैं? एक कंपनी में 146। जी, सिर्फ इतने लोग थे वहां पर, 2 कंपनियां थी, 2 कंपनीज थी। और जब पहला हमला हुआ, बॉर्डर क्रॉस हुआ, तो उनको शुरू में जो रोका और फिर उसके साथ उनको जो साथ साथ रुकावटें डालते हुए आगे लाए, तो उसमें इंडिया को जो एक ख्वाहिश थी या उसकी एक सोच थी कि वो 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में ये पूरे का पूरा महाज फतह कर लेगा, उसमें सबसे पहला उसको धचका लगा। और अब जबकि 50 साल बाद दुश्मन फिर से हम सुनते हैं यही वो बॉर्डर है जहाँ पर जो है वो फिर से फायरिंग होती है, जफरवाल सेक्टर है, चारवा सेक्टर है जहाँ पर वायलेशन की जाती है, तो आप समझते हैं कि अभी भी उसने सबक नहीं सीखा? अभी सबक तो नहीं सीखा। आई हैव अ 6 वर्ड मैसेज फॉर देम, और इफ आई एम टू से तो इट इज फॉर देम कि इफ यू वांट सम कम गेट सम। तशबीहुल हसन साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस वक्त हम जफरवाल सेक्टर में मौजूद हैं, और जफरवाल सेक्टर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सामने जो है वो इंडियन बॉर्डर है, और ये एक फॉरवर्ड बेस है जहां पर इस वक्त हम पहुंचे हैं। और चविंडा ब्रिगेड जिसका मैंने हवाला दिया, जिसने लड़ाई लड़ी वहां पर चविंडा के अंदर, जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान चविंडा के महाज पर, चविंडा के मैदान में लड़ाई हुई थी, उस जो ब्रिगेड के कुछ जवान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और ये आजकल यहाँ जफरवाल सेक्टर में तैनात हैं। इनसे हम जरा बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अब अकबर साहब, मुझे बताइए कि 65 की जंग की हम कहानियां तो सुनते रहते हैं और चविंडा का भी जिक्र होता रहता है, तो 65 की जंग के हवाले से अब जबकि बॉर्डर पर भी आप ड्यूटी दे रहे हैं, तो क्या आपके जज्बात हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह 65 की जंग जो है ना, वो जो हमारे शोहदा हैं उनकी कुर्बानियाँ तो हम भूल ही नहीं सकते, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उन्हीं ही माओं ने जन्म दिया है जिन्होंने 65 की जंग की शोहदा को जन्म दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ेंगे और रेडी हैं, तैयार बैठे हैं हर वक्त, और हमें अपने ब्रिगेड पे फख्र है, चविंडा ब्रिगेड का। अच्छा, वहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। वहीद साहब, 71 की जंग इस ब्रिगेड ने लड़ी यहाँ पर जफरवाल में, 65 की जंग चविंडा में, अभी भी बॉर्डर पर ही मौजूद है, तो आप फख्र होता है ऐसी ब्रिगेड का हिस्सा होने पर? हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हम फिर उसी ब्रिगेड के अंडर हैं, फिर उसी ब्रिगेड का हिस्सा है। इंडिया के लिए मेरा एक ही पैगाम है कि बुज़दिलाना हरकत ना करें, ये अवाम के ऊपर गोले बरसाना बुज़दिलाना हरकत है। अगर लड़ना चाहता है सामने आए, सामने घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, पता चले। नईम साहब भी मौजूद है। नईम साहब, मुझे आप बताइए कि 65 की जंग के हवाले से हम बात तो बहुत करते हैं, बहुत सुनते भी बहुत हैं, 65 की जंग में जो है वो हमारे जवानों ने जिस तरह से दुश्मन का मुकाबला किया, अब वो चीज़ है फौज के अंदर? सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बाजी मैं करूँगा कि हमारी ट्रेनिंग में, उसमें और इसमें आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हम तकरीबन पिछले 10-15 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। उस वक्त ट्रेनिंग में और आज की ट्रेनिंग में इतना फ़र्क पड़ गया है कि एक सोल्जर से लेकर एक बटालियन कमांडर तक हर बंदा ट्रेन हुआ है। क्योंकि 50 साल गुजरने के साथ साथ वो जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनकी जो बातें हैं
उनकी बातों से, हिस्ट्री ऑफ वार 1965 को अगर आप पढ़ें, उनको पढ़ने से हमारे जज्बे में और ज़्यादा कुव्वत आई है। सम साहब, आप मुझे बताइए क्या एहसासात होते हैं जब सुनते हैं कि अच्छा 65 की लड़ाई में जो है वो ये हुआ था और अभी आप भी जो है वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। हम इंशाल्लाह 65 की लड़ाई से बढ़कर दुश्मन का सामना करेंगे और इंशाल्लाह ताला उसके अज़ैम जो हैं, नापाक अज़ैम, उसको हम खाक में मिलाएंगे और 65 से कहीं ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं हर लिहाज से। तो इंशाल्लाह हमने इस पाकिस्तान के दिफा के लिए इसकी बका और इससे वफा की कसम खाई है और अल्लाह पाक हमें इस पे साबित कदम रखे। तुम साहब बहुत शुक्रिया। नईम हमारे साथ मौजूद है, वहीद और अकबर भी हमारे साथ मौजूद है। ये वो सिपाही हैं कि जो कि अभी भी बॉर्डर पर तैनात हैं और ये चविंडा ब्रिगेड का हिस्सा है, उस ब्रिगेड का हिस्सा है जिसने पाकिस्तान के लिए वो डिफेंस लाइन खड़ी की थी, दुश्मन को चविंडा के महाज पर रोका था। और ये चीज़ बड़ी ही अहम है जो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाना चाहते थे कि वो मैदान जो कि 65 की लड़ाई यानी आज से ठीक 50 साल पहले जहां पर दुश्मन को रोका गया, दुश्मन ने जब सियालकोट का रुख किया तो ये वो मकाम था जहां पर उसे मुंह की खानी पड़ी थी। और मिलिट्री हिस्ट्री में ये लड़ाई जो कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जिसे कहा जाता है कि टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी, कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। यहाँ पर दुश्मन को रोका और जैसे मैंने प्रोग्राम में पहले बात की कि इसे कहा जाता है कि एक डिसाइसिव बैटल थी जिसने फैसला किया कि पाकिस्तान और भारत की जो सितंबर 1965 की जंग थी उसमें कौन फाते रहेगा। पाकिस्तान ने इस मैदान में भारत को मात दी और यही वो मात थी कि जिसकी बिना पर आज सितंबर का महीना हमारे लिए इतना अहम है और हम यौम दिफा मनाते हैं। मेज़बान रहमान से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।